गरीब माँ और 5 बेटियों का बांस पकौड़ा ढाबा। रेखा अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी वर्षा की उम्र अभी बस 12 बरस थी और सबसे छोटी बेटी तो अभी गोद में ही थी। रेखा की जिंदगी 5 बेटियों के साथ काफी कष्ट भरी थी, क्योंकि 5वीं बेटी के पैदा होते ही उसका पति दुनिया को अलविदा कह गया था। अरे बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। रेखा अमीर घराने में मेड का काम करती थी। इसी काम को करके वो अपना घर चलाती थी। माँ, आप मेघा को ना मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। आप आराम से काम पर चली जाइए। तेरा शुक्रिया मेरी गुड़िया, मैं जल्दी ही काम से लौटने की कोशिश करूंगी। रेखा ऐसे बोलकर काम पर जाने को निकल गई, क्योंकि वो अपनी सबसे छोटी बेटी को घर पर ही छोड़कर आई थी, तो वो सभी कामों को जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। अरे रेखा, ये तू किस तरह से काम कर रही है? कुछ भी सही से साफ नहीं किया है तूने। वो मालकिन। अरे क्या मालकिन, पागल समझा हुआ है क्या तूने? अरे हमसे तो तू अपना 1 रुपया भी कम नहीं लेती है और काम करती है बिल्कुल 3rd क्लास। ऐसा नहीं है मालकिन, मैंने अच्छे से साफ किया था। हाँ, तू सिर्फ एक काम सही करती है और वो है सफाइयां देना। अरे जैसे जबान चलाती उसी तरह हाथ पांव भी चला लिया कर। रेखा अपनी मालकिन के आगे चुप हो गई। उसकी मालकिन बहुत ज्यादा खड़ूस थी। उस औरत ने रेखा को खूब सुनाया। अरे तू तो आए दिन मेरे खून का पानी बनाती रहती है। मुझे तेरे जैसी काम वाली नहीं चाहिए, निकल जा मेरे घर से। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं। अरे तेरी बच्चियों का क्या, मैंने ठेका उठाया हुआ है। जा दफा हो यहाँ से। मालकिन बस एक मौका दे दो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रेखा दफा हो जा यहाँ से, वरना मुझे तुझे धक्के मारकर घर से बाहर करने में समय नहीं लगेगा। चल निकल। बेचारी रेखा आंखों में पानी लिए उस खड़ूस औरत के घर से बाहर आ गई। वो खुद को बिल्कुल टूटा और उलझा हुआ महसूस कर रही थी। एक गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के साथ कैसे गुजारा करती, बस यही चिंता उसे अंदर से खाए जा रही थी। हे माँ, मेरी क्या गलती है जो आप मेरे इतने इम्तिहान ले रही हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी घर में मेरा इंतजार कर रही हैं। अब मैं किस मुंह से वहां जाऊं, उन्हें क्या खिलाऊं? बेचारी रेखा ऐसे बोलकर रोने लगी। उसने बहुत जगह से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। आखिर में निराश होकर रेखा अपने घर पहुंच गई। माँ, आप आ गई? छोटी कब से आपकी वजह से रो रही थी। क्या हुआ माँ, आप रो रही हो? नहीं तो मैं भला क्यों रोऊंगी? आप चाहे कितना ही क्यों ना छुपा लो, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप निराश हो। चलो जल्दी बताओ कि बात क्या है। अपनी बेटियों का चेहरा देखकर रेखा को और भी जोरों से रोना आ गया और उसने उन चारों को अपने सीने से लगा लिया। तुम चिंता मत करो मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोने देगी। रेखा ने अपनी बच्चियों को काम से निकाले जाने की बात बता दी। आप निराश मत हो माँ, भगवान जी कोई ना कोई रास्ता खोल ही देंगे। न जाने ये भगवान कब रास्ता खोलेंगे। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता है मेरी बच्चियों। अगर कभी तुम्हें भूखा सोना पड़ा तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब आप रोना बंद करो, मैं और विशाखा दीदी जंगल से कुछ खाने के लिए ले आते हैं। नहीं, इस समय जंगल जाना सुरक्षित नहीं। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जंगल चली जाऊंगी। रेखा बस जंगल जाने ही वाली थी कि तभी बाहर कुछ चीज बेचने वाला आया। गर्मा गर्म बांस का हलवा ले लो, गर्मा गर्म बांस का हलवा ले लो, बिल्कुल ताजी और मीठा मीठा। उसकी बात सुनकर 5 माँ बेटी चौंक गई, लेकिन उसकी बात सुनकर रेखा को एक आइडिया आ गया। माँ, क्या बांस कोई खाने की चीज है? हाँ बेटा, जब मैं छोटी थी तो अपनी माँ से बांस के पकौड़े बनवाया करती थी। चलो आज मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी। वैसे भी हमारे घर से बाहर एक पूरा बांस का ही जंगल है। पता नहीं मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा। रेखा अपने घर के पास वाले जंगल से कुछ ताजे बांस ले आई और उनके पकौड़े बना दिए। पकौड़े खाते ही सबका मूड फ्रेश हो गया और तभी उसकी बेटी विशाखा बोली, माँ कैसा हो अगर हम यही पकौड़े बनाकर बेचे तो? अरे वाह विशाखा, आज तो तूने बहुत ही समझदारी की बात की है। हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या था, अगली सुबह सभी माँ बेटी काम में लग गई। साक्षी, तुम जंगल से ताजे बांस ले आओ। विशाखा, तब तक तुम बचे हुए बांस को अच्छे से काट कर छील दो। और कोमल, तुम मेरे साथ पकौड़े बेचने की तैयारी में मदद करना। और वर्षा, तुम मुन्नी को संभालो। रेखा ने सभी को काम पर लगा दिया। 5 बेटियां मेहनत से अपना काम करने लगी।
साक्षी जंगल से ताजे ताजे बांस लेकर आ रही थी तो वहीं विशाखा उसे अच्छे से छीलकर काट रही थी और कोमल पकौड़े बनाने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। और ऐसे ही करते करते सभी पकौड़े तैयार हो गए। सभी के साथ से काम कितना आसान हो गया। चलो कोमल, अब हम इन्हें बाजार में बेचने चलते हैं। रेखा बाजार में अपने बांस के पकौड़े बेचने निकल गई। किसी ने इतनी अजब सी चीज का नाम कभी नहीं सुना था, इसीलिए लोग आकर्षित होकर उसके छोटे से ठेले पर आने लगे। अरे बहन, ये किस तरह के पकौड़े हैं? हमें भी तो खिलाओ। ये बांस के पकौड़े हैं। उस आदमी को वो पकौड़े खाकर मजा आ गया और वो तारीफों के पुल बांधता हुआ वहां से लौट आया। इसी तरह सुबह से शाम तक बहुत सारे ग्राहक आए और पकौड़े खाकर चले गए। भगवान की कृपा से आज पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हो गई। आज तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी। रेखा ने उस दिन अपनी बेटियों को अच्छा खाना खिलाया। अरे वाह, बांस के पकौड़े तो बढ़िया हैं। इनकी वजह से हमें कितना अच्छा खाना मिल रहा है। सही कहा मेरी छुटकी। फिर क्या था, रेखा ने रोज ऐसे ही करना शुरू कर दिया। वो पांचों बेटियां सुबह ही लग मिलकर बांस के पकौड़ों को तैयार कर लेती थी और सवेरे ही रेखा उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाती थी। और अब तो रेखा के ये अजीब गरीब के बांस पकौड़े पूरे बाजार में मशहूर हो चुके थे। अरे बहन, जरा मुझे एक फुल प्लेट बांस के पकौड़ों की दो। पता है, तुम्हारे ये फेमस और अजीब पकौड़े खाने के लिए मैं दूसरे शहर से सफर करके आई हूँ। ऐसा क्या? अभी लाती हूँ। रेखा अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ती देख बहुत ज्यादा खुश थी। जो कोई भी एक बार उसके हाथ के पकौड़े खा लेता वही उनका दीवाना हो जाता। और ऐसे ही देखते देखते रेखा के बांस के पकौड़े पूरे शहर में मशहूर हो गए और रेखा का काम चल निकला। लोग दूसरे शहरों से भी उन्हें खाने के लिए आते थे। अब उसके दिन पूरी तरह बदल चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे आ गए आप? तो चलो, आ ही गए तो आपको सुंदर सी कहानी भी सुना देते हैं। आप तो सुंदर को जानते ही हो ना? अरे वो जो चमनपुर गांव में रहता है। अरे आप कैसे जानोगे उसे? आपने तो उसे देखा ही नहीं। तो चलो मिलवाते हैं आपको सुंदर से। ये है सुंदर, जो रहता है चमनपुर में, काम करता है दामनपुर में। सुंदर का केवल नाम ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये दिखने में भी काफी सुंदर है। सुंदर अपने माता पिता कमलेश और मीनाक्षी के साथ एक बड़े से घर में रहता है। एक दिन सुंदर अपने दोस्त की शादी में जाता है। अरे दीपक, ये रोहन इतनी काली लड़के से शादी क्यों कर रहा है? इसकी दुल्हन तो कितनी काली है। हाँ भाई, तेरे जैसे सोच हर इंसान की नहीं होती कि शादी करेगा तो केवल गोरी लड़की से। अरे इंसान का रंग रूप मायने नहीं रखता, उसकी अच्छाई मायने रखती है। देख भाई, मुझे तो सपने भी हमेशा गोरी लड़कियों के ही आते हैं। मेरी शादी होगी तो केवल गोरी लड़की से ही होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुंदर का बचपन से सपना है कि वो शादी करेगा तो एक गोरी खूबसूरत लड़की से ही करेगा। 30 साल का ये लड़का सुंदर हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता था। इसे सपने भी गोरी लड़कियों के ही आते थे। अब भैया, क्या सुंदर सच में किसी गोरी लड़की से शादी करेगा? अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। सुंदर अपने घर आता है, तभी उसका पिता कमलेश सुंदर को एक लड्डू खिलाता है। अरे पिताजी, ये लड्डू किस खुशी में खिला रहे हो मुझे? सुंदर बेटा, मुबारक हो, हमने तेरी शादी तय कर दी है। मेरी शादी? हाँ सुंदर बेटा, तुझे पता है तेरे पिताजी के एक दोस्त हैं दर्पण भाई, जो शहर में रहते हैं। वो ना कुछ काम से अपने गांव में आए हुए हैं। कल ही तेरे पिताजी की उनसे मुलाकात हुई, तभी तेरे पिताजी ने उनकी बेटी को देखा तो तेरे पिताजी को उनकी बेटी साक्षी इतनी पसंद आई कि इन्होंने तेरी शादी साक्षी के साथ तय कर दी। और 2 दिन बाद ही दर्पण भाई ये शादी करवाना चाहते हैं। लो जी, बता दिया मैंने सुंदर को। क्या क्या क्या? इतनी जल्दी लड़की भी देख ली है आपने? और मेरी शादी 2 दिन में तय भी कर दी है? ये सब कैसे माँ? और मुझे बताया भी नहीं आपने कि लड़की कौन है, कैसी है? बेटा, लड़की तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह संस्कारी है। साक्षी बेटिया, देखना वो तेरे जीवन में आकर 4 चांद लगा देगी। क्या? अच्छा, तो मुझे लड़की का फोटो तो दिखाइए, मैं भी तो देखूं आखिर ये साक्षी दिखती कैसी है। अब तो लड़की का फोटो देखकर क्या करेगा? 2 दिन बाद तो साक्षी हमेशा के लिए तेरे जीवन में आ जाएगी ना, फिर जिंदगी भर देखते रहना उसे। हाँ पिताजी, पर मेरी... बस बस, अब बहुत हो गया। अब जो भी बात करेंगे वो शादी के बाद करेंगे। चलो जी, हमें शादी की बहुत तैयारी करनी है। सुंदर बेटा, तू जाकर अपने लिए शादी के कपड़े ले आ। पर माँ, मेरी...
सुंदर अगर 1 नंबर है तो उसके माता पिता 10 नंबर हैं। मीनाक्षी और कमलेश सुंदर की बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं। अब बेचारा सुंदर फंस गया बड़ी समस्या में। अब उसे तो ये भी नहीं पता कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो दिखती कैसी है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये माँ पिताजी ने पता नहीं किस लड़की से मेरी शादी तय कर दी है। और वो साक्षी दिखती कैसी है, गोरी है या काली है? अब क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो साक्षी रहती किधर है। यार, कहाँ फंस गया मैं। सुंदर बेचारा हो जाता है परेशान। फिर क्या था, सुंदर लगातार 2 दिनों तक अपने माता पिता से बार बार साक्षी के बारे में पूछता रहा, पर उसके माता पिता उसे कुछ बताते ही नहीं थे। देखते ही देखते 2 दिन बाद सुंदर की शादी साक्षी से हो जाती है। अब साक्षी तो एक संस्कारी लड़की है, इसीलिए उसने शादी में डाल रखा था अपने ऊपर बड़ा सा घूंघट। अब घूंघट के कारण सुंदर साक्षी का चेहरा देख ही नहीं पा रहा था। रात का समय, शादी करके सुंदर साक्षी को अपने घर ले आता है। तब भी साक्षी घूंघट में ही थी। अरे यार, ये साक्षी तो अपने सिर से घुंघटा हटा ही नहीं रही है। इसका चेहरा तो देखूं एक बार कि ये दिखती कैसी है। साक्षी बहू, रात बहुत हो गई, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। मीनाक्षी, तुम बहू को उसके कमरे में ले जाओ। मुझे सुंदर के साथ कुछ हिसाब किताब करना है। सुंदर, चल मेरे कमरे में आ बेटा। मीनाक्षी साक्षी को लेकर सुंदर के कमरे में जाती है और कमलेश सुंदर को लेकर अपने साथ अपने कमरे में जाने लगता है। अरे यार, ये तो बागवान पिक्चर के जैसा सीन हो गया। अरे मुझे अपनी दुल्हन का चेहरा तो देखने दो कि वो दिखती कैसी है। बड़ा मुश्किल है भाई ये तो। अब पता नहीं सुंदर कब अपनी पत्नी साक्षी का चेहरा देख पाएगा। कमलेश करीब 2 घंटे तक सुंदर को साथ अपने कमरे में हिसाब किताब करता है। अब बेचारा सुंदर तो यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी साक्षी दिखती कैसी है। करीब 2 घंटे बाद सुंदर अपने पिता के कमरे से बाहर आता है और दौड़ता हुआ अपने कमरे से भागता है। कमरे में साक्षी दुल्हन की ड्रेस में घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। सुंदर जैसे ही कमरे में कदम रखता है तभी अचानक बाहर तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को भी अभी आना था। चलो जल्दी से साक्षी का चेहरा देख लेता हूँ। सुंदर तेजी से साक्षी के पास आता है और बेड पर बैठकर साक्षी का घूंघट अपने हाथों से उठाने लगता है। जैसे ही घूंघट ऊपर होने लगता है कि तभी घर की लाइट चली जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। सुंदर साक्षी का चेहरा देख ही नहीं पाया। अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था। साक्षी, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। सुंदर अपनी अलमारी के पास आता है और टॉर्च देखने लगता है। चलो मैं भी घूंघट निकाल देती हूँ और दरवाजा भी बंद कर देती हूँ। साक्षी घूंघट ऊपर करके दरवाजे के पास आने लगती है, पर अंधेरे के कारण कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी साक्षी सीधे जाकर सुंदर से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही लाइट आ जाती है और सुंदर के सामने साक्षी का चेहरा था। साक्षी के चेहरे को देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साक्षी दिखने में बहुत ही काली सांवली थी। साक्षी का काला रंग देखकर बेचारे सुंदर के सारे सपने सपने ही बनकर रह गए थे। अरे, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? लगी? अरे ऐसी जगह लगी कि बता नहीं सकता। साक्षी, तुम इतनी काली हो। दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। ये क्या? मुझे लगा साक्षी तुम बहुत गोरी खूबसूरत होगी, पर तुम तो कितनी काली हो। इसका मतलब मेरी शादी एक काली लड़की से हो गई। जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे साथ धोखा किया है तुम सबने। मैं तुम जैसी काली लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। फिर क्या था, सुंदर साक्षी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे और घर से बाहर निकाल देता है। साक्षी बेचारी शादी के पहले ही दिन घर के बाहर बारिश में पानी में भीगती सड़क पर खड़ी थी। सुंदर ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया? ये मेरे काले रंग को देखकर मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? सुंदर, मेरी बात सुनिए ना। सुंदर। सुंदर साक्षी की एक नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है। साक्षी बेचारी पूरी रात बरसात के पानी में भीगती सड़क पर खड़ी रही। रात भर पानी में रहने की वजह से साक्षी इतनी बीमार हो जाती है कि वो वहीं सड़क पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सवेरे मीनाक्षी और कमलेश
जब साक्षी को बाहर सड़क पर पड़ा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी आस पड़ोस वाले वहां जमा हो जाते हैं। ये क्या मीनाक्षी बहन, आपने शादी के पहले दिन ही अपनी बहू को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बेचारी साक्षी बहू पूरी रात पानी में भीगती रही। अरे कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है क्या? अरे नहीं शीला बहन। मीनाक्षी बहन, आप जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे आप लोग अपनी बहू के साथ शादी के पहले ही दिन ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। साक्षी बहू को कितना बुखार आ गया, बेचारी पूरी रात बारिश में पानी में भीगती रही। फिर क्या था, मोहल्ले के सभी लोग कमलेश, मीनाक्षी और सुंदर को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तीनों पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुके थे। हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा था। अरे बाप रे, अगर साक्षी ने बता दिया कि मैंने ही उसे घर से बाहर निकाला था तो ये सब तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। अब क्या करूं? अरे नहीं नहीं, आप सब माँ जी, ससुर जी और सुंदर को कुछ मत कहिए। वो क्या है ना, मुझे ही बचपन से बारिश में पानी में भीगने का बहुत शौक है। कल रात में मैं ही बरसात के पानी में घर से बाहर आई थी। इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि मैं कब बाहर आई, और पानी में भीगने से मुझे चक्कर आ गया और मैं यहीं बेहोश हो गई। ये सुनकर सुंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबके सामने साक्षी को गले लगाकर रोने लगता है। उसके बाद सुंदर साक्षी की अच्छाई देखकर साक्षी के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगता है।